Namaskar and welcome. Polling for Lok Sabha polls 2024 is over and now it's time for the results. On June 4, we will get to know who will become the Prime Minister of India. Will Narendra Modi become the Prime Minister of India again, or India Alliance will come into the power? To know the insights and details of the elections, we have Ravi Mishra and Mr. Nishant Kumar Azad. Welcome. आपने दोनों ने इससे भी पहले कई चुनाव कवर करे हैं। 2019 का और 2014 का चुनाव इस चुनाव से कैसे डिफरेंट था, रवि जी? इस समय अपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं था और अपोजिशन ने जानबूझ के कास्ट पॉलिटिक्स को इसमें घुसाने का प्रयास किया और जो मोदी गवर्नमेंट है उसके पास में इसने अपने 10 साल के कार्य को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो मेरे अनुसार में तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने कामों को बताने का प्रयास किया और लोगों में पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के मेंबर्स जिनके पास में कोई इश्यूज नहीं थे, वो किसी भी तरह से चीजों को खींचने का प्रयास करा। सो दे हैड नो टॉपिक टू रेज इन द सोसाइटी, दैट्स इट। देखिए, अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें कि अगर विपक्ष के मुद्दे को और जो सरकार थी उसके मुद्दे को, दोनों का मैनिफेस्टो आप देखिए, जहाँ एक तरफ जो है भाजपा जो है या एनडीए की सरकार जो है या मोदी सरकार जो कह लीजिए, वो जनता के बीच में अपने काम को लेकर के जा रही थी, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो या अन्य चीजें हो। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष देखेंगे तो विपक्ष के पास कोई मजबूत मुद्दा नहीं था। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 2019 का भी चुनाव आप देखिए, 2014 की बात हम लोग नहीं करेंगे, 2019 के भी चुनाव में अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे तो विपक्ष का मुद्दा रफाल और उसके बाद अडानी अंबानी यही चलता रहा। कोई कोर और थोड़ा बहुत कह लीजिए बीच बीच में महंगाई की बात विपक्ष करती रही, कोई सॉलिड मुद्दा नहीं रहा। इस चुनाव की अगर 2024 के चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव के पहले से ही डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों खतरे में है। और एक जो है कास्ट लाइन पे जो हिंदू समाज को बांटने का जो प्रयास है, यही मोर और लेस 2-3 मुद्दे रहे जिसके आसपास राहुल गांधी के भाषण सुन लीजिए, उनके पूरे चुनावी भाषण को आप एनालाइज कीजिए, या विपक्ष के और भी नेता हैं, तेजस्वी हैं, मान लीजिए कि ममता जी हैं जो बड़े नेता हैं विपक्ष में, या फिर क्या कहते हैं अखिलेश यादव हैं, उन सभी के चुनावी भाषण में आपको मोर और लेस जो है संविधान खतरे में है, मोदी आएंगे तो फासिज्म आएगा, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये पूरा चुनाव जो है इसी के इर्द गिर्द। तो इस चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा ने अपना एक टारगेट सेट किया कि हमको 370 लाना है, ठीक है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जहां भाजपा काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सत्ता में आने के लिए काम नहीं कर रही थी। वो कैसे मोदी सरकार को रोका जाए और कितने कम आंकड़े पे रोका जाए, इसके लिए विपक्ष काम कर रही है। तो क्या संविधान बदल देंगे, इसकी चर्चा कहीं पब्लिक में थी? देखिए, यथार्थ आप खुद मेरे साथ थे, रवि भी कई जगहों पे मेरे साथ थे, आप साउथ में, आप तमिलनाडु केरला में मेरे साथ थे, या आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेरे साथ रहे, बिहार रहे, बंगाल होकर के आए रवि। मोर और लेस जो जनता के लिए मुद्दा था ये सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित था। जो जनता है उसको इससे कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित है। मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ तक कि कई नेताओं से भी बात की, तो उनके लिए ये कहीं से भी मुद्दा नहीं था कि संविधान खतरे में। देखिए, एक आम जनमानस को मैं अगर बात करूंगा, भारत की ज्यादातर जनता है जो अपने ही चीजों में उलझी रहती है। उनको क्या चाहिए? उनको बेसिक चीजें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, मान लीजिए कि अच्छा भोजन चाहिए, पहनावा चाहिए, घर चाहिए, यही है। और मोर और लेस सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर इसको एड्रेस करने का काम किया है। मान लीजिए कि अगर जल योजना के तहत जितने भी मोटा मोटी तौर पे जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी बात करूंगा, चाहे शौचालय का काम हो या अनाज देने का काम हो, या प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास देने का काम हो, या उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देने का काम हो, हर परिवार इससे प्रभावित है और ये सीधे उनको बेनिफिट करता है, उनके पॉकेट को बेनिफिट करता है। तो जहां आपका पॉकेट बेनिफिट होता है वहां डायरेक्ट वोटर जो है सरकार से जुड़ता है। और यही वजह रहा जो सरकार की जो योजनाएं न सिर्फ सरकार ने चलाई, उसको इम्प्लीमेंट नीचे अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, इसमें भी सरकार ने पूर्ण रूप से ध्यान दिया। आपने भी देखा, और डिस्पाइट कास्ट लाइन्स और रिलीजियस लाइन्स, आप खुद कई मुसलमान परिवार से मिले जहां एक तरफ नैरेटिव बनाया जाता है कि जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के विरुद्ध है, जहां स्पेशली महिलाओं के बीच में
लेकिन आपने देखा कि कैसे मुस्लिम महिलाएं मोदी को लेकर के मोदी से कितनी प्रभावित है, और मुसलमानों में भी जो वोट करे या नहीं करे, लेकिन वो इस बात से नहीं इनकार करते हैं कि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सरकार सीधे सीधे सभी लोगों तक पहुंच रही है, और मोदी की जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो उसके कंपैरिजन में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। अगर राज्यों की बात करें तो ठीक है, ममता दीदी हैं, बंगाल में है, उनकी सरकार है, पॉपुलर है, रीजन वाइज कुछ नेता हैं, लेकिन उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे मोदी को चैलेंज करे। तो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स रही वो इस सरकार की, चाहे 2019 की बात करें, 2024 की बात करें, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स, राम मंदिर का मुद्दा, नेशनलिज्म का मुद्दा, सरकार का इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंड है, जिस तरीके से डिलीवर कर रही है, ये सभी मुद्दे को अगर मिला दिया जाए तो ये एक कंप्लीट पैकेज था। तो राम, राष्ट्रवाद और रोटी, हाँ कह सकते हैं, राम, राष्ट्रवाद और रोटी जो है वो बिल्कुल राम, राष्ट्रवाद और मोदी रोटी, ये 3 मुद्दे इस चुनाव में थे, और इसी 3 मुद्दों पे लोगों ने वोट किया। कुछ जगहों पे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे रहे, लेकिन ये मुद्दे इतने बड़े नहीं बन पाए, या कह सकते हैं विपक्ष ने इन मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बनाया जिससे उनको वोट मिले। आपने अभी केरला और तमिलनाडु का जिक्र करा, बीजेपी का इस बार प्रदर्शन वहां पर कैसे रहने वाला है, क्योंकि बिना केरला और तमिलनाडु के 370 या 400 लाना तो बहुत मुश्किल है। देखिए अब तो सभी चरणों का चुनाव हो चुका है, और आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर मोटे मोटे तौर पे कहूंगा तो जो एनडीए सरकार के जो जीतने के बाद जो आंकड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस चीज से सहमत हूं कि भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो ये आंकड़े हैं वो कमोबेश, जो मुझे ऐसा लगता है, रवि बताएंगे बाद में, कि मुझे जो लगता है कि पिछले बार के जो आंकड़े हैं कमोबेश सरकार को वही आंकड़े मिलने वाले हैं। रही बात आप तमिलनाडु और केरला की बात करेंगे, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर या एनडीए का वोट शेयर बढ़ने वाला है, सेम इज द केस इन केरला। सीटों में कन्वर्जन कितना होगा ये देखिए, तमिलनाडु और केरला 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत अच्छे फाइट्स हुए हैं, चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा हो गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि केरला में एक तरफ जहां भाजपा एक संगठन के तौर पे है, थोड़ा बहुत है, तमिलनाडु में भाजपा संगठन के तौर पे अभी भी नहीं है। इस चुनाव के बाद जब यहाँ अन्नामलाई ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जो उनकी यात्राएं रही, और उसके वजह से जो उनको जो एक समर्थन मिला जनता के द्वारा, जो खास करके युवाओं के द्वारा, वो समर्थन तो मिला, वो जनता भीड़ में तो वोट में कन्वर्ट भी हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा कन्वर्जन नहीं है कि आप बहुत बहुत सीटों पे आप उसका इम्पैक्ट पाएं। कुछ सीटें एनडीए वहां से जीत सकती है, एनडीए आप ध्यान दीजिएगा, एक आध सीटों पे भाजपा और कुछ सीटें एनडीए वहां से निकाल सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी इस बार वोट शेयर में बहुत अच्छा करने जा रही है। तमिलनाडु की बात करें, रवि जी, आप भी बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में गए, बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गेन करेगी, अगर उसको पंजाब और हरियाणा में थोड़ा नुकसान भी होता है तो उसको लग रहा है कि वो बीजेपी बंगाल में गेन करेगी। क्या बंगाल में बीजेपी की टैली बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं ग्राउंड पर था मैंने एक चीज़ नोटिस करा, पहले लोग टीएमसी के खिलाफ बोलने से डरते थे, मैंने नोटिस करा कि लोग आज वोकल हो गए, दे आर वोकल अगेंस्ट टीएमसी, दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ टीएमसी। सो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं कि भाजपा का सपोर्ट भी बढ़ा है। कई ऐसे में डिस्ट्रिक्ट में गया, ऐसी कंस्टिट्यूंसी में गया जहाँ महिलाओं ने खुलेआम संदेश खाली जैसे इंसिडेंट की वजह से भाजपा के फेवर में बात कर रही थी। तो डेफिनेटली आप ये मान सकते हैं कि भाजपा वहाँ पे कुछ सीटें ज़्यादा गेन करने वाली है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी के साथ में हैं, मुस्लिम फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली इन्होंने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करी है, तो मुसलमान वोटर्स मुझे बिल्कुल ही ममता के फेवर में जाते हुए दिखे। दूसरी तरफ हिंदू सोसाइटी में वहाँ पे थोड़ा ममता के लिए के विरुद्ध एक नाराजगी है, जो कि मुझे लग रहा है कि भाजपा को फेवर करती है। और आप देखेंगे कि ऐसी कई सारी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे भाजपा ने कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इस बार सरप्राइज मिलने वाला है। तो बीजेपी कह रही है वो इस बार 30 सीटें जीतेगी, क्या वो जीतेगी वहाँ पर? मेरा भी ये मानना है कि 25 तक तो हम मान सकते हैं कि भाजपा वहाँ पे गेन कर सकती है। 25-26 भाजपा डेफिनेटली उसमें गेन करेगी। और उड़ीसा में बीजेपी के लिए क्या है, वहाँ पे असेंबली चुनाव भी साथ में हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवीन पटनायक अब उस प्रकार के उनका जो अपना एक फेस हुआ करता था, वो अब शायद वो नहीं है।
यदि है भी तो उतना इफेक्टिव नहीं है। लीडरशिप की क्राइसिस है बीजेडी में, और वहाँ पे लोगों को भी ये रियलाइज हो चुका है कि ये नवीन पटनायक केवल चेहरा है, रन गवर्नमेंट कोई और दूसरा रन करता है। तो ये भाजपा के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर है, और अलायंस ना होना मुझे लगता है कि भाजपा के फेवर में गया है, और यहाँ भी ओडिशा में भी भाजपा आपको सरप्राइज करने वाली है। तो आप दोनों ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी करे वहाँ पर, आपको ऐसा कौन सा इंटरव्यू लगा कि हाँ इस नेता ने काम भी करा है और इसको इस काम की जानकारी भी? आपने तो दिनेश जी का भी इंटरव्यू करा अमेठी में, देखिए, मैं रायबरेली में। व्यक्तिगत किसी इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक जो कॉमन सेंटिमेंट है मैं आपको बता दूं कि आपको ये देखिए, सरकार और सांसद ये दोनों दो पहलू हैं इन 10 साल की। अगर सरकार को अगर आप देखेंगे तो जहां एक तरफ मोदी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत काम कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ सांसद जो हैं उनकी डिपेंडेंसी मोदी जी के ऊपर ज्यादा है। उनका एक आपको जो कॉमन सेंटिमेंट, आप 20-25 कॉन्स्टिट्यूंसी या 30-40 कॉन्स्टिट्यूंसी मोटे मोटे तौर पे आप निकाल दीजिए, तो आपको जो कॉमन सेंटिमेंट मिलेगा हर जगह पे वो यही मिलेगा कि जो सांसद हैं, लोकल सांसद, वो उपलब्ध नहीं रहते हैं अपने क्षेत्र में। ये चुनाव बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे या उनके कामों पे, या कुछ मंत्रालय हैं जो बहुत अच्छा कर रही है उनके काम पे हो रहा है। ठीक है, सांसद एक बड़ा फेल्योर रहे हैं, और ये जब आप विजिट करेंगे तो आपको क्षेत्र में दिखेगा कि सांसदों से बहुत नाराजगी है लोगों की, लेकिन लोग के पास ऑप्शन नहीं है। लोग थक कर कह रहे हैं कि मोदी जी एटलीस्ट काम कर रहे हैं और ये चुनाव उनका है तो हम उनके नाम पे वोट कर रहे हैं। तो आपने कहा ना कि कोई एक इंटरव्यू, आप इंटरव्यू की बात करें, एक इंटरव्यू मान लीजिए, मैं अमेठी की बात आपको कहूंगा, स्मृति ईरानी जी का मैंने इंटरव्यू भी किया, और सबसे बड़ी बात, अमेठी मैं पहले भी जा चुका हूँ कई दफा। अमेठी में तब गया हूँ जहाँ पे स्मृति जी सांसद नहीं हुआ करती थी, राहुल जी वहां से सांसद होते थे, और तब की अमेठी और अब की अमेठी में बहुत बदलाव हुआ है। आपने खुद देखा है वहां पे पहले सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे। अमेठी जहाँ जो क्षेत्र है वहां एक भी होटल नहीं हुआ करता था ढंग का कि कोई जाए तो वहां ठहर सके। बिजली की तमाम वहां पे समस्याएं थी, लेकिन अब अमेठी के हालात बदले हैं पिछले 5 वर्षों में, और जो एक परिवर्तन है वो साफ दिखता है। तो एज एन MP स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए काफी काम किया, और ऐसे कुछ सांसद आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काफी काम किया, प्रभावित काम किया है। लेकिन बहुत ऐसे सांसद हैं ज्यादातर जो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में ऑलमोस्ट उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये चुनाव, मैं बात फिर भी कहूंगा, ये मोदी का चुनाव था और वोट भी उन्हीं के नाम पे हुआ है। रायबरेली कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचा है, क्या इस बार वो कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी को वायनाड से रायबरेली भी आना पड़ा। देखिए, रायबरेली की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, दिनेश प्रताप सिंह बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, और पिछले बार का जो चुनाव रहा 2019 का, जब उन्होंने चुनाव लड़ा सोनिया जी के खिलाफ, तो काफी अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा। मतलब टसल का चुनाव था, और जो मार्जिन था वो लाख के आसपास था, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा था। इस बार क्या है कि इस बार दिनेश प्रताप जी अभी वहां से वो मंत्री भी हैं, उन्होंने राज्य सरकार में वो मंत्री रहते हुए उन्होंने ये सांसदीय का चुनाव वहां से एक बार फिर लड़ा है। तो जो एक तबका है उनमें उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि वो लोकल हो जाते हैं। आपको ध्यान में होगा कि हमें एक महिला मिली थी, और एक महिला नहीं, कई ऐसे लोगों से हम मिले जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग आते नहीं है जीतने का। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना एक आपको महिला ने सुनाई थी, ध्यान में होगा कि सोनिया गांधी पिछले बार जब चुनाव जीती तो वो चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आई थी, उनके बदले में उस सर्टिफिकेट को किसी और ने रिसीव किया था। और 2019 के बाद वो 2024 में रायबरेली तब गई जब राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल होना था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इग्नोरेंस है। जिस सोनिया गांधी को रायबरेली ने कई बार चुनाव जिताकर भेजा, वो सोनिया गांधी जी वहां से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाती हैं। तो और विकास का स्तर वहां पे भी कितना है वो हमने आपने बीइंग अ टॉप कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सोनिया गांधी खुद इतने वर्षों तक सांसद रही, वो क्या काम हुआ हम सब ने देखा है। लेकिन ये जो एक इग्नोरेंस है वहां पे, जो कांग्रेस परिवार का कह सकते हैं, रायबरेली को जो हल्के में लेना, ग्रांटेड लेना जो हम कहते हैं, वो शायद उनको इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, जो सारे समीकरण दिनेश प्रताप सिंह जी के फेवर में है, लेकिन 2 चीजें जिसके वजह से जो अदिति सिंह है वहां
लोकल एमएलए हैं MLA वो, और एक विधायक और हैं मनोज पांडे, आई थिंक मनोज पांडे जी, ये दोनों नेता भाजपा में उनकी ज्वाइनिंग मनोज पांडे की बाद में होती है, अदिति सिंह पहले आ गई थी। पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों वहां पे दिनेश प्रताप सिंह को समर्थन करेंगे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जी की और अदिति सिंह की अपनी पुरानी उनके परिवार की राइवलरी है, जिसके वजह से अदिति सिंह को आपने देखा कि चुनाव प्रचार में वो कहीं नहीं गई। मनोज पांडे भी बहुत लेट में पार्टी में आते हैं, तो ये दोनों जो चीजें थी, अगर अदिति सिंह और मनोज पांडे ने चुनाव में भीतरघात नहीं किया है, इलेक्शन कैंपेन में जाना अलग बात है, अगर उन दोनों का समर्थन डिस्पाइट नॉट बीइंग गोइंग टू इलेक्शन कैंपेनिंग, ठीक है, जो कि अमित शाह जी ने बाद में प्रयास भी किया, तो अगर ये समीकरण वहां पे बैठे हैं तो ये चुनाव वहां पे इंटरेस्टिंग है और राहुल गांधी हार भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हारेंगे ही, लेकिन अगर ये गोटियां ठीक भाजपा की बैठ गई है तो राहुल गांधी जी वो ये चुनाव हार भी सकते हैं और रायबरेली जो है आखिरी किला ध्वस्त भी हो सकता है। निशान जी ने अभी कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस को इस चुनाव में कुछ गेन हो रहा है? इनमें मैं कुछ एक ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने बताया कि लोगों में सांसदों के प्रति नाराजगी थी, शायद यही कारण है कि भाजपा को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कई सांसदों के टिकट काटे। दूसरी तरफ एक और उत्तर प्रदेश, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में एक और फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, तो उस फैक्टर को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वो जो नाराजगी है वो मुझे लग रहा है कि वो मोदी गवर्नमेंट के काम के प्रति कम है, कास्ट फैक्टर के प्रति ज्यादा है, तो उसको भी आप उस चीज को हमें उस प्रकार से भी देखना चाहिए। देखिए रवि जी, इसमें देखिए हम लोग जब भी कास्ट की बात आती है तो हम लोग बिहार और यूपी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होती है। चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए या आप साउथ चले जाइए, यहाँ दिक्कत आप कह रहे हैं कि टिकट काटने की। अगर आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखेंगे तो बिहार में ज्यादातर सांसदों के टिकट रिपीट हुए हैं डिस्पाइट सांसदों से नाराजगी, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, राजीव प्रताप रूडी हो, अश्विनी चौबे इकलौते सांसद रहे एक तरीके से मोटे तौर पे जो रिपीटेशन में कहेंगे जिनका टिकट काटा गया। बाकी ऐसा नहीं है कि जो पुराने सांसद हैं उनसे नाराजगी नहीं थी और उनको टिकट नहीं। यूपी और बिहार दोनों स्टेट ऐसे रहे जो सरप्राइजिंग रहे कि जहां पे टिकट बंटवारे में मतलब पत्रकारों को भी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से टिकट बांटे जाएंगे। और रही बात कास्ट पॉलिटिक्स की, तो आपको एक चीज समझना होगा कि मोदी की जो राजनीति है, कास्ट फैक्टर को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हाईलाइट करने का भी प्रयास किया और रीजनल पार्टीज ने भी उसको कमोबेश खूब भड़काना चाहा, लेकिन मोदी का जो काम करने का जो तरीका है, उसने अपना एक वोट बैंक बनाया है जो बियॉन्ड कास्ट चला गया है। बिल्कुल ठीक है, आप बियॉन्ड कास्ट है और वो जो लाभार्थी और महिलाओं का वोट बैंक है वो अलग है, उसको आप किसी कास्ट से नहीं जोड़ सकते हैं। वो जो लाभार्थी है वो जात नहीं देखता है, उसको किसी चीज का लाभ हो रहा है तो उसको वोट देगा, वो किस जात से आता है वो उसमें नहीं पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी की पॉलिटिक्स जो है बियॉन्ड कास्ट चली गई है, खास करके मोदी की। मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, जो मोदी के समर्थन में लोग आते हैं वो बियॉन्ड कास्ट है। अर्बन एरिया में ये माना जाता है कि भाजपा कास्ट से ऊपर उठ चुकी है। अर्बन एरियाज में लोग भाजपा को समझ गए कि डेवलपमेंट ये करती है और उसके नाम पे वोट करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि स्टिल इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मेरा ये प्रश्न आप दोनों से है, कांग्रेस इस इलेक्शन में कुछ गेन कर पाएगी क्या? कांग्रेस की टैली 52 से ऊपर जाएगी? क्योंकि कई पत्रकार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस 100-120 सीटें ले आती है तो सरकार कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि जितना कांग्रेस गेन करेगी भाजपा उतना ही लूज करेगी। पहली बात तो कांग्रेस का मैं तो कहीं नहीं दिखता कि कांग्रेस वोट गेन करने वाले, सीट्स गेन करने वाले, कांग्रेस के पास कोई इशू ही नहीं है। आप कभी भी कास्ट के इशू के नाम पे जाके आप वोट नहीं ले सकते। लोग समझते हैं आप कभी भी बाहर से दूसरी कंट्रीज के जो से मुद्दे उठा के जो दूसरी कंट्रीज इम्पोज करती हैं, उस मुद्दों को आपके कान में भरती हैं, उसको उठा के आप आम लोगों से आप वोट नहीं ले सकते। तो कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम है, ये बाहर से ऑपरेट होती है, ये लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, इससे कांग्रेस बिल्कुल ही कट चुकी है। तो ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस का इसलिए कोई बेस नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बेस है और कांग्रेस कुछ गेन करने वाली है। जो साउथ में कुछ जो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं, तेलंगाना जैसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस है, वहां पे हो सकता है कुछ सीटें मिल जाए, और वरना देखा जाए तो कांग्रेस इंटरेस्टिंग होगा। की टैली कितनी रहेगी?
मुझे लग रहा है पिछली बार रिपीट कर दो उतना ही काफी है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस की टैली जो है कमोबेश, मतलब मैं इसमें नहीं मैं फिर आंकड़े में नहीं फंसूंगा, एग्जैक्ट नंबर में, एक रेंज। हाँ, लेकिन वो जो नंबर रहने वाला है, जिस तरीके से मैंने भाजपा के एनडीए के बारे में कहा, उसी तरीके से जो कांग्रेस का नंबर भी है वो कमोबेश वही हो। आप देखिए, क्योंकि आप देखेंगे, आप देखिए कांग्रेस दिल्ली की बात करें तो बहुत जगह वो चुनाव सीटों पे अगर हम देखेंगे तो पहले कांग्रेस 7 सीटों पे दिल्ली में चुनाव लड़ती थी, अभी कितने सीट पे लड़ रही है? वो गठबंधन में लड़ी, बहुत जगह पे तो वो अलायंस में चुनाव लड़ रही है। तो जब उसकी सीटें अगर उतनी है या कम हुई है तो जो जीत का जो कन्वर्जन रेट है वो भी उसी हिसाब से रहेगा। तो मुझे लगता है मोर और लेस कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके पास स्कोप है अभी भी कि वो आंकड़े जो उतने थे वो बनाए रहें या उसमें कमोबेश हो सकती है। कांग्रेस के भी आंकड़े जो है आसपास वही रहने वाले हैं, क्योंकि परिणाम जो है बहुत ज्यादा उलटफेर मुझे जो लगता है वो नहीं होने वाला है। तो जब जो मुख्य परिणाम है वही नहीं बदलेगा तो किसी पार्टी के नंबर में भी बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होगा। निशान जी ने अभी रीजनल पार्टीज की बात करी, हर बार अलायंस होते थे रीजनल पार्टीज के साथ, इस बार एक बड़ा इंडिया अलायंस हुआ, इस अलायंस का फायदा कांग्रेस को हुआ या रीजनल पार्टीज को इसका नुकसान हो रहा है? पहली बात तो ये कोई अलायंस है ही नहीं, इनमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि आम आदमी पार्टी जहाँ पे कांग्रेस के साथ में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। लेफ्ट के खिलाफ राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ा, लेफ्ट यहाँ पर इंडिया दिल्ली में एक हो जाती है, नीतीश कुमार आते हैं, फिर नीतीश कुमार चले जाते हैं। तो अभी चुनाव के बाद अभी तो इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली है कि चुनाव के बाद में इंडिया अलायंस के कितने पार्टनर छोड़ते हैं। सो ये अलायंस जो है केवल कागज पर है। महिलाओं का इस चुनाव में क्या रोल रहा? क्योंकि महिलाएं इस चुनाव में काफी प्रखर होकर सामने आई हैं, उनको मोदी सरकार ने कई योजनाएं भी दी, क्या उस योजना का लाभ उनको मिला और क्या उसका इम्पैक्ट सरकार पे पड़ेगा वोटों पे? मुद्रा योजना हो, चाहे राशन स्कीम हो, कई सारी योजनाएं जो है, आवास योजना हो, ये सारी योजनाएं जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो महिलाओं को उसकी सबसे अधिक बेनिफिशियरी रही है। तो महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दे दिया है कि वो जब तक सरकार में है तब तक वो महिलाओं की हर समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। आज सोचिए कि 2014 से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने टॉयलेट के बारे में नहीं सोचा था। एक प्राइम मिनिस्टर आया, उसने ये बोल दिया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो महिलाओं की जो कोर मुद्दे हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एड्रेस करा है, इसके चलते उन्होंने एक कोर वोटर बना लिया है, महिलाओं को अपना एक वोटर बना लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है इसमें अधिकतर मतलब संख्या में महिलाएं भाजपा को ही वोट करने वाली हैं और ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी देखने को मिले। आपको साइलेंट वोटर्स जो देखने को मिलेगा महिलाएं से ही, उसमें महिलाओं का ही सबसे अधिक योगदान। हम लोग महिला वोटर की बात कर रहे थे। आप देखिए महिला वोटर अभी अगर मैं सही हूं तो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो 12 राज्य ऐसे हैं जहां पे महिला वोटर पुरुष की संख्या में ज्यादा है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जब कोई भी सरकार रही किसी भी राज्य में जिसने लंबे समय तक काम किया हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार रही गुजरात में, नीतीश कुमार की सरकार रही बिहार में, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शिवराज जी की सरकार रही, इस तीनों में जो एक चीज कॉमन है वो ये कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को एड्रेस किया, चाहे शिवराज जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार में क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी हो। शिवराज जी ने कई सारी योजनाएं चलाई जिसका लाभ सीधे तौर पे महिलाओं को मिला। उसी तरीके से बिहार में मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कि कैसे महिला वोटर जब किसी के साथ जुड़ती है तो वो बियॉन्ड कास्ट, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बियॉन्ड कास्ट जुड़ती है। जब 2015 में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा पहली दफा और जदयू और राजद पहली बार साथ में चुनाव लड़े, उसमें मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, उस समय कई महिलाएं भाजपा के कई महिला वोटर ने उस समय नीतीश कुमार को वोट किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर रहे, लेकिन जब अलायंस टूटा तो उन्होंने नीतीश कुमार के काम के ऊपर दिया। जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरी, जो दारूबंदी की चीजें रही, क्या कह सकते हैं, उसके बाद जो वहां पे
जो योजनाएं चली, लाडली योजना, जो स्कूल से संबंधित कई योजना थी, जिसमें सीधे सीधे तौर पे जो स्कूल की लड़कियां थी उनको साइकिल मिलना हो, शिक्षा की सामग्री मिलना हो, या ड्रेस मिलना हो, या फर्स्ट आने के बाद जो मोटा अमाउंट मिलना हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो जो लड़कियां थी उसकी माताएं सीधे तौर पे जुड़ी होती, तो वो अपने माताओं को कन्विंस करने में सफल हुई कि ये जो चीजें हमें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के वजह से हुई है। और वहां पे वो जो वोट है वहां पे वो नीतीश जी को गए, ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर ने भी वहां पे जदयू को वोट किया। सेम इज द केस इन सेंटर। आप जो मैं कह रहा हूं कि एक सेपरेट वोट बैंक जो बना है, जो ये 12 राज्यों में जो महिलाएं वोटर जो अधिक हैं वो कौन है, वो इतने साल में जो बेनिफिशियरी बनी है वो सभी वोट देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि महिलाओं का ज्यादातर वोट भाजपा को, मुसलमानों महिलाओं का भी, मुस्लिम महिलाओं का भी एक तबका है जो भाजपा को वोट मोदी के नाम पे कर रहा है। तो ये गेम चेंजर होने वाला है, जहां आप ये समीकरण नहीं बिठा सकते हैं जहां पे कि यादव भूमिहार जोड़ दिए, राजपूत ब्राह्मण जोड़ दिए, दलित महादलित जोड़ दिए, वो समीकरण वहां पे फेल हो जाते हैं, जहां पे लाभार्थी और महिलाएं आ जाती हैं। और यही लोग जो है मोदी जी को दोबारा एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं एक बार फिर से मैं महिलाओं वाले में ऐड करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही है वो उन्होंने हर धर्म की, हर पंथ की महिलाओं को, धर्म और पंथ की महिलाओं को उन्होंने एड्रेस करा है। तो ट्रिपल तलाक जो हटाया वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था और ये हिस्टोरिक है। कांग्रेस इस मुद्दे को टालती रही, इस पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई, सावानों के आपको याद होगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस करा वो हर वर्ग की महिलाओं के लिए एड्रेस करा है। और मुस्लिम महिलाओं में भी, जैसे इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम महिलाओं भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझ चुका है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बात को सुन सकता है या हमारी बातों को जो समझता है, वो केवल भाजपा सरकार ही है, नरेंद्र मोदी ही है। और रवि जी, जो विमेन रिजर्वेशन बिल रहा वो भी बहुत एक मोटी, जिसकी हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट, विमेन रिजर्वेशन बिल का एक मैसेज गया है कि ये सरकार जो है वाकई में महिलाओं के लिए सोचती है। आप देखिए, आप किसी योजना को देखिए ना, आप किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम को उठा लीजिए, वो किसी के लिए है, लेकिन वो परिवार को इम्पैक्ट करता है। और परिवार में देखिए, परिवार सफर करता है तो वहां सबसे ज्यादा महिलाएं सफर करती है। परिवार में बिजली नहीं है तो महिलाएं सफर करेगी, पुरुष कहीं पे भी सो जाता है। मैं इसको, आप गांव के भाषा में इसको समझिए, पुरुष छत पे जा सकता है, दरवाजे पे जा सकता है, महिलाएं को उसी घर में रहना है। पानी की समस्या होगी, पुरुष सुबह काम करने के लिए निकल गया, उसको घर में कपड़े धोने हैं, खाना बनाना, वो पानी की समस्या से वही जूझेगी। गैस नहीं है, जलावन पे खाना बनाना है, वो उसको। आप इस तरीके से देखिए, आज जल नल योजना से अगर पानी पहुंच रहा है तो वो उसका लाभ सीधे मोटे तौर पे घर की महिलाओं को हो रहा है। उसको बाहर कुएं पे नहाने के लिए नहीं जाना है, उसको कपड़े के लिए, धोने के लिए सब कुछ घर में कर लेगी। घर अच्छे शौचालय बन गए तो वो जो एक रिस्क फैक्टर है, बाहर हम चले जाएंगे तो कोई छेड़ेगा, तो हमें शौचालय घर में हो गया, हमें बिजली मिल रही है, हमें अनाज मिल रहा है, हमें आवास मिल गया। तो ये सब जो है ये डायरेक्ट तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि ये, और एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जो शौचालय वाली जो योजना रही, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बाद में बना, सैनिटेशन से ज्यादा वो लॉ एंड ऑर्डर का रूरल में एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये सभी कहीं ना कहीं विमेन को एक कह सकते हैं आप प्रोटेक्टिव माहौल, एक जो है सेफ गार्ड करने वाली, ये सारी चीजें उसकी समस्याओं को कम करने का जिम्मा कह लीजिए इकलौते मोदी ने सभी योजनाओं के तहत उठाया और उसका लाभ उनको सीधे मिलाकर ये बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है वो महिलाओं को सेंटर में रख के उन्होंने हर पॉलिसी बनाया हुआ है। बिल्कुल। आपने कभी सोचा कि कोई प्राइम मिनिस्टर सैनिटरी पैड की बात करे? तो जो भी इन्होंने जो भी स्टेप लिया है उसमें महिलाएं सेंटर में रही है, इसलिए महिलाओं के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है और इलेक्शन में बहुत बड़ा दिखने को मिलेगा। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है मोदी जी को टक्कर किसने दी? क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का फेस नहीं है हमेशा से। नरेंद्र मोदी के सामने कोई था ही नहीं, ऑपोजिशन ही नहीं था। ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल इंपोर्टेंट मुद्दे थे, जो सरोज गैंग के मुद्दे थे, एनजीओ लेफ्ट गैंग के मुद्दे थे, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ लेफ्टिस्ट थे उनके मुद्दे थे। तो जो मुद्दे जो ग्राउंड पर थे, जो इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर चीज को एड्रेस कर दिया है, इश्यू हमेशा रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस बिल्कुल ही मुद्दों से कट चुकी, ग्राउंड से कट चुकी है। कांग्रेस या फिर जो भी इनके साथ में अपोजिशन के लीडर्स हैं या फिर जो पार्टीज हैं, वो ग्राउंड से कट चुकी हैं और उन्होंने जानने का प्रयास भी नहीं करा। इसलिए इस बार का इलेक्शन ऑपोजिशन लेस रहा है।
हाँ कुछ सरप्राइज, कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है, बिहार में भी हो सकता है, अच्छे से बता सकते हैं, कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो भाजपा के नंबर से वो सेम रहने वाले हैं, एनडीए के नंबर लगभग सेम रहने वाले हैं। तो भाजपा को देखिए इसमें मैं समर्थन करूंगा रवि जी का। रवि जी जो कहे कि मोटे तौर पे कह लीजिए कि कुछ कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं और वो अपने, कांग्रेस कहती है कि हम गांधी को फॉलो करते हैं। गांधी स्वदेशी की बात करते थे। गांधी जब स्वदेशी की बात करते थे तब भी वो बिरला को, टाटा को, सबको साथ में लेकर के वो चले। ठीक है, वो हमेशा कभी उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन को डिमीन नहीं किया गांधी ने। ठीक है, लेकिन आज जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम गांधी की राजनीति फॉलो करते हैं, आज राहुल क्या करते हैं, जो इंडियन बिजनेसमैन जितने हैं, अडानी है, अंबानी है, आना है, डिकाना है, सुबह शाम उनको कोसने के काम करते हैं। तो ये कहीं से जो राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए देश को तोड़ने की राजनीति, चाहे वो कास्ट के लाइन पे करे या यहाँ के जो स्वदेशी चीजें हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको कोसने का काम करे। तो देश की तोड़ने की राजनीति मोटे तौर पे राहुल गांधी कर रहे हैं। और इस राजनीति को, अगर भारतीय राजनीति को आप समझते हैं तो ये कहीं से भी, इतनी ज्यादा समस्या होने के बावजूद भी, खास करके जब देश की बात आती है तो देश तोड़ने की राजनीति को भारतीय समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा अंतिम सवाल आप दोनों से, इस बार बीजेपी की टैली क्या रहने वाली है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, बीजेपी वही रिपीट करेगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बीजेपी 2019 को ही रिपीट करने वाली है। 303 कहने का मतलब ये नहीं है कि 303, लेकिन मोर और लेस जो है आंकड़े वही होने वाले हैं। बढ़ भी जाए, हो सकता है 10-15 सीटों को ऊपर नीचे आप कंसीडर कीजिए, लेकिन मोर और लेस जो है आंकड़े, क्योंकि देखिए अगर आप घूमे हैं तो कुछ राज्यों में रीजनल पार्टीज के वजह से, जैसे राजस्थान हो गया, मान लीजिए कि पंजाब हो गया, बिहार में कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही कहना चाह रहा था कि बीजेपी तो लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा एक तरफ, अगर एनडीए नुकसान भाजपा को हो रहा है तो कई नए राज्य हैं जहां भाजपा को नई सीटें जुड़ रही है। जैसे आप मान लीजिए कि आप उड़ीसा की बात करें, आप बंगाल की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, तो इन राज्यों में भाजपा की सीटें जुड़ भी तो रही है। तो कहीं भी किसी भी राज्य में भाजपा को इतना बड़ा डेंट नहीं होने जा रहा है कि वो पूरे आंकड़े को इफेक्ट कर सके। तो मोर और लेस जो है, कुछ अगर सीटों का नुकसान कहीं से हो रहा है तो कहीं से कवर अप भी हो रहा है, तो आंकड़े बिल्कुल मिला जुला करके वही रहने वाले हैं। जहां तक कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के आने से वहां भी एनडीए को फायदा होने वाला है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार अपोजिशन ने चुनाव में बिल्कुल ही, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही, फर्स्ट फेज से पहले ही सेंटर कर दिया था और कोई उनमें जोश नहीं था। उन्होंने ऑलरेडी, अब ऐसा मेरा मानना है, इवन जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका ये मानना है कि अपोजिशन केवल 2029 के इलेक्शन की तैयारी कर रही थी। 2024 को उन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। कुछ कांग्रेस नेता तो कह रहे 2034 के बारे में, 2034 के बारे में गया। तो ये कुल मिलाकर के ये मेंटली थके हुए लोग हैं। इन्होंने पहले ही चुनाव को चुनाव में अपने हार मान लिया था, इसलिए इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट मोदी एंड मोदी, दैट्स इट। तो निशान जी और रवि जी ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापस आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।